अपना शुभ गणतंत्र दिवस है, मिलकर खुशी मनाएंगे। लोकतंत्र की गहरी जड़ को मिल मजबूत बनाएंगे। आँख दिखाएगा जो हमको, अब हम उसे डराएंगे। हुए निछावर जो भी इस पर, उनकी याद दिलाएंगे। हुए निछावर जो भी इस पर, उनकी याद दिलाएंगे। उनकी याद दिलाएंगे। नमस्कार आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य अब एजुकेशनल चैनल पर, जो आपकी मंजिल पर काम करता है। विद्यार्थियों, अपने लक्ष्य को देखते रहिए, बाकी सब धुंधला पड़ जाएगा। खुद को बदलने से पहले दुनिया को बदलने की कोशिश मत कीजिए। जीवन में सफलता के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए। डर के पीछे भागना छोड़ दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। आत्मनिर्भर बनना ही सच्ची आजादी है आपकी। कुदरत ने तो यहाँ पर सबको हीरा बनाया है। जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा। जुड़िए फिर हमारे चैनल पर। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन सुगमता पूर्वक मिलता रहे। बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है, जो कि सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत समास प्रकरण के मॉडल 3 पर आधारित है। वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और कक्षा को पूरा वॉच करिएगा। आज का पहला प्रश्न आपकी नजरों के सामने है। प्रजाहित में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास। आप लोगों को अपना सही उत्तर करना है। प्रजाहित में कौन सा समास है? तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न के जवाब में यदि आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विकल्प बी तत्पुरुष समास, तो बिल्कुल आपका राइट जवाब माना जाएगा। क्योंकि प्रजाहित का जब हम समास विग्रह करेंगे तो बनेगा प्रजा का हित, अर्थात इसमें कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष समास। हम सभी लोग आगे देखते हैं। जो तत्पुरुष समास विद्यार्थियों होता है, इसमें हमेशा उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा? उत्तर यानी कि बाद वाला पद, या फिर इसको जो है अंतिम पद भी कह सकते हो। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, यथाक्रम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो यथाक्रम में क्या जो है दोनों पद प्रधान है? यथा और क्रम नहीं। क्या यथाक्रम का पहला पद संख्यावाची है? नहीं। क्या इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है? नहीं। तो फिर कौन सा समास होगा? विकल्प बी अव्ययीभाव समास। और यथाक्रम का विग्रह क्या होगा? क्रम के अनुसार। और जो आपका अव्ययीभाव समास होता है विद्यार्थियों, इसका जो है पूर्व पद प्रधान होता है। कौन सा? पूर्व पद। और वही जो है, जो पूर्व पद है, आपका अव्यय का भी काम करता है। अव्ययीभाव समास के अन्य उदाहरण हैं यथाविधि, निधड़क, बखूबी, हर दिन, प्रतिदिन, अनु, उपकूल। तो यथा, नि, बा, हर, प्रति, अनु, उप, ये सब क्या अव्यय का काम कर रहे हैं।
आपका अगला प्रश्न है, गुणहीन शब्द में कौन सा समास होगा? आप लोगों को अपना उत्तर देना है। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। सोच समझ करके आप लोगों को अपना उत्तर देना है विद्यार्थियों। तो जो आपका गुणहीन शब्द है, क्या इसमें दोनों पद प्रधान है, गुण और हीन? नहीं। क्या इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध है? नहीं। क्या इसमें गुण जो है प्रथम पद है, अव्यय का काम कर रहा है? नहीं। तो फिर कौन सा सही उत्तर होगा? आपका विकल्प बी, गुणहीन, मतलब गुण से हीन, अर्थात कारक चिन्ह का भी प्रयोग हो रहा है। और इसमें तत्पुरुष समास आपका सही उत्तर होगा। और तत्पुरुष समास कहाँ पर होता है? आप सब जानते हैं, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे ही तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष के दो अर्थ हैं, तत् का अर्थ है उसका और पुरुष का अर्थ है जहाँ दूसरा पद प्रधान हो। इसे व्यधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष दो भेदों में भी विभाजित किया गया है। व्यधिकरण कहाँ पर होता है? जहाँ पर समास के प्रथम पद में विभक्तियाँ अलग हों, दूसरा पद प्रधान हो, वहीं पर जो है व्यधिकरण तत्पुरुष समास माना जाता है। और व्यधिकरण तत्पुरुष समास का निर्धारण विद्यार्थियों विभक्तियों के आधार पर ही किया जाता है। आप सभी का अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? पीतांबर, पाप पुण्य, आजीवन, चौमासा। कौन से उदाहरण में है बहुव्रीहि समास विद्यार्थियों? तो वो उत्तर है आपका विकल्प ए, पीतांबर। और बहुव्रीहि समास कहाँ पर होता है? जिस सामासिक पद में जो दोनों पद होते हैं, यानी कि प्रथम पद और उत्तर पद, वो दोनों प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि होता क्या है, दोनों पद मिल करके किसी अन्य तीसरे पद की ओर विशेषता को प्रकट करते हैं। जैसे कि उदाहरण है आपका लंबोदर। समास विग्रह इसका क्या बनेगा? लंबा है उदर जिसका। तो यानी ना इसमें लंबा प्रधान है ना उदर प्रधान है। लंबा और उदर दोनों मिलकर के किसकी प्रधानता बता रहे हैं? गणेश भगवान की, यानी तीसरे की विशेषता बता रहे हैं। इसी प्रकार आपका उदाहरण है पीतांबर। इसका समास विग्रह क्या बनेगा? पीला है अंबर जिसका, यानी किसका है? इसमें ना पीला प्रधान है ना वस्त्र प्रधान है। पीला और वस्त्र दोनों मिलकर के किसका संकेत कर रहे हैं? भगवान विष्णु या कृष्ण का। चूंकि क्या है, ये लोग पीले वस्त्र को धारण करते थे। फिर सामासिक पद और समास दिए गए हैं। पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य दोनों प्रधान हैं। यदि पाप का महत्व है कहीं पर तो पुण्य का भी महत्व है, इसलिए द्वंद्व समास है। आजीवन, आ इसमें अव्यय का काम कर रहा है तो अव्ययी भाव समास है। चौमासा, चार इसमें संख्यावाची है प्रथम पद, तो इसमें द्विगु समास होगा। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, मदमाता में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो मदमाता में क्या जो प्रथम पद मद आया है ये अव्यय का काम कर रहा है? नहीं। क्या मदमाता में विशेषण विशेष या फिर उपमेय उपमान का संबंध है? नहीं। क्या मदमाता में मद और माता दोनों पद प्रधान है? नहीं। तो फिर कौन सा समास होगा? विकल्प डी, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में हमेशा विद्यार्थियों उत्तर पद यानी कि अंतिम पद प्रधान होता है। कौन सा? अंतिम पद। और मद माता का विग्रह क्या बनेगा? मद से माता। से क्या है? ये कारक चिन्ह है। इसके अन्य उदाहरण है कष्टापन्न, कष्ट को आपन्न, इसमें को क्या है? कारक चिन्ह है। फिर है शराहत,
विग्रह क्या बनेगा? शर से आहत, से क्या है? कारक चिन्ह है। मुंह मांगा, समास विग्रह क्या होगा? मुंह से मांगा, से इसमें क्या है? कारक चिन्ह है। फिर अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं विद्यार्थियों? यानी जब समास का जो पहला पद होता है वो अव्यय का काम करता है, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कि प्रतिदिन, यावत जीवन, तो इसमें प्रति और या क्या है? अव्यय है। फिर कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास के अंतर्गत विशेषण और विशेष्य का संबंध हो या फिर उपमेय और उपमान का संबंध हो, वहां पर कर्मधारय समास होता है। जैसे कि नील गाय, गाय कैसी है? नीली है। गाय की विशेषता क्या है? नीली। इसी प्रकार है प्रिय सखा, सखा कैसा है? प्रिय है। परमेश्वर, ईश्वर कैसा है? परम है जो ईश्वर। फिर द्वंद्व समास में क्या होता है विद्यार्थियों? दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे गाय और बैल, गाय भी प्रधान है, बैल भी प्रधान है। भाई बहन, भाई और बहन दोनों का महत्व है। माँ बाप, माँ और बाप दोनों का महत्व है, यानी दोनों प्रधान हैं। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, नीचे दिए गए पदों में प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रमशः दिए गए हैं? आपके कुछ यहाँ पर शब्द हैं। राह खर्च, व्यर्थ, गोला बारूद, छुट भैया। विकल्प हैं आपके तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास। द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। फिर है आपका तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो इसमें जो विद्यार्थियों ऊपर के दिए गए उदाहरणों के अनुसार जो सही विकल्प होगा आपका विकल्प डी राइट आंसर माना जाएगा। यानी कि राह खर्च, राह के लिए खर्च तत्पुरुष समास है। व्यर्थ अव्ययी भाव समास है। गोला बारूद, गोला और बारूद द्वंद्व समास है। छुट भैया, भैया कैसा है? छुटपुट वाला, तो इसमें कर्मधारय समास होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगले क्रम में प्रश्न है, राजा रानी में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो राजा और रानी में क्या जो प्रथम पद राजा है ये अव्यय है? बिल्कुल नहीं। क्या राजा और रानी में कारक चिन्ह का प्रयोग हो सकता है? नहीं। क्या राजा और रानी में विशेषण विशेष्य का भाव है? नहीं। तो फिर कौन सा उत्तर होगा आपका? विकल्प डी द्वंद्व समास। क्यों होगा? क्योंकि राजा और रानी दोनों पद प्रधान हैं, इसलिए यहां पर आपका द्वंद्व समास होगा। इस द्वंद्व समास के अन्य उदाहरण हैं, जैसे माता पिता, माता और पिता दोनों महत्वपूर्ण हैं। भाई बहन, भाई और बहन दोनों महत्वपूर्ण है। पति पत्नी है, पति और पत्नी दोनों महत्वपूर्ण हैं। दिन रात, जितना आवश्यक आपके लिए दिन है उतनी ही जरूरत आपको रात की है। फिर है राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, राम के लिए लक्ष्मण भी उतने ही जरूरी थे जितने लक्ष्मण के लिए राम। और अव्ययी भाव जो समास होता है उसका जो पूर्व पद यानी कि प्रथम पद होता है वही प्रधान होता है और वही अव्यय का काम करता है। अव्ययी भाव समास के अन्य प्रमुख उदाहरण हैं यथाशक्ति, प्रतिदिन, अनुरूप, आपाद मस्तक, आजन्म, हाथों हाथ, दिनों दिन, बारंबार इत्यादि। हम सभी लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौराहा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। तो इसमें विद्यार्थियों क्या चौराहा में जो है कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या चौराहा में दोनों पद प्रधान हैं? नहीं। क्या फिर चौराहा में कोई अन्य पद प्रधान है? बिल्कुल नहीं। तो उत्तर आपका निकल आया है
कौन सा? विकल्प डी द्विगु समास। क्यों द्विगु समास है? क्योंकि द्विगु समास में जो पूर्व पद होता है यानी प्रथम पद होता है वो संख्या बोधक होता है। कैसा? संख्या बोधक। और चौराहा का जब विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? चार राहों का समूह। और इसके जो है दो भेद माने गए हैं। कौन कौन से दो भेद हैं? समाहार द्विगु समास और उत्तर पद प्रधान द्विगु समास। समाहार कहाँ पर होता है? समाहार का अर्थ क्या है? समुदाय, यानी जहाँ पर सबको समाहित कर दिया जाए, इकट्ठा होना या समेटना। जैसे कि त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार, पंचवटी, पांच वटों का समाहार, पंसेरी, पांच शेरों का समाहार। फिर उत्तर पद का अर्थ क्या है? जहां सचमुच ही उत्तर पद पर जोर दिया जाए वहां उत्तर पद प्रधान द्विगु समास होता है। जैसे कि पंच प्रमाण, पांच प्रमाण, पांच हथड़, पांच हैंडल इत्यादि। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, चिड़ी मार में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो चिड़ी मार में विद्यार्थियों, क्या चिड़ी और मार दोनों पद प्रधान है? नहीं। क्या चिड़ी मार में विशेषण विशेष्य का भाव है? नहीं। क्या चिड़ी मार का पहला पद संख्यावाची है? नहीं। तो फिर आपका उत्तर निकल के सामने आ गया। कौन सा? विकल्प ए तत्पुरुष समास। और इसमें क्या है? विभक्ति चिन्ह का भी प्रयोग हुआ है। और तत्पुरुष समास आप जानते हैं जहां पर अंतिम पद प्रधान होता है या उत्तर पद प्रधान होता है वहीं पर तत्पुरुष समास पाया जाता है। और तत्पुरुष समास में विद्यार्थियों कर्ता कारक को और संबोधन कारक को छोड़कर यानी 6 कारक चिन्ह प्रयोग होते हैं। जैसे कि विद्यालय, समास विग्रह क्या बनेगा? विद्या के लिए आलय। राजपुत्र, समास विग्रह क्या बनेगा? राजा का पुत्र। मुंह तोड़, समास विग्रह क्या बनेगा? मुंह को तोड़ने वाला। चिड़ी मार का समास विग्रह क्या बनेगा? चिड़िया को मारने वाला। और हिंदी में क्या है? समास के 6 भेद माने गए हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। फिर आपका अगला प्रश्न है, नरसिंह में कौन सा समास है उसे आप लोगों को बताना है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो नरसिंह में क्या जो प्रथम पद नर है ये अव्यय का काम कर रहा है? कतई नहीं। क्या नरसिंह में कारक चिन्हों का, विभक्तियों का प्रयोग हो सकता है? नहीं। क्या नरसिंह का प्रथम पद संख्यावाची है? बिल्कुल नहीं। तो आपका उत्तर कौन सा होगा? विकल्प सी कर्मधारय समास। चूंकि इसमें विशेषण और विशेष्य का भाव है। और समास विग्रह क्या होगा? नर सिंह के समान, यानी जो नर अर्थात मनुष्य है वो कैसा है? शेर के समान है। जिस तत्पुरुष समास में कर्ता कारक की प्रथमा विभक्ति छिपी रहती है उसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास अथवा कर्मधारय समास कहा जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, नीलगाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो जो आपका शब्द है नीलगाय, क्या इसका उत्तर पद प्रधान है? बिल्कुल नहीं। क्या प्रथम पद इसका अव्यय है? नहीं। क्या नील और गाय दोनों प्रधान है? नहीं। इसमें भी उपमेय उपमान यानी विशेषण विशेष्य का भाव है, इसलिए कर्मधारय समास होगा। और जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद उत्तर पद में उपमेय उपमान का विशेषण विशेष्य भाव का संबंध हो उसे ही कर्मधारय समास कहते हैं।
इस कर्मधारय समास के अन्य उदाहरण हैं चरण कमल, चरण कैसे हैं कमल के समान, कमल नयन, नयन कैसे हैं कमल के समान, चंद्रमुख, मुख कैसा है चंद्रमा के समान, महापुरुष, पुरुष कैसा है महान। फिर आपका अगला प्रश्न है त्रिभुज शब्द में कौन सा समास होगा, षष्ठी तत्पुरुष, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो शब्द है आपका त्रिभुज, क्या इसका उत्तर पद प्रधान है, नहीं, यानी क्या इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग हो सकता है, नहीं। फिर क्या इसमें दोनों पद प्रधान हैं, नहीं। क्या इसमें विशेषण विशेष भाव है, नहीं। तो फिर क्या होगा, आपका उत्तर आ गया निकलकर विकल्प बी द्विगु समास। क्यों होगा, चूंकि इसका जो प्रथम पद है वो संख्यावाचक विशेषण का काम कर रहा है और समूह का भी बोध करा रहा है। इसी प्रकार द्विगु समास के अन्य उदाहरण हैं सप्त सिंधु, दोपहर, त्रिलोक, चौराहा। तो आप देख पा रहे हैं कि इन सभी उदाहरणों का प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण है। अगले क्रम में आप सभी का प्रश्न है महात्मा शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। तो महात्मा में क्या है विद्यार्थियों, क्या विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, नहीं। क्या प्रथम पद अव्यय है, नहीं। क्या दोनों पद मिलकर अन्य की ओर संकेत कर रहे हैं, नहीं। तो आपका उत्तर क्या होगा, विकल्प सी कर्मधारय समास। क्योंकि महात्मा जो है इसमें उत्तर पद प्रधान तो है लेकिन उसके साथ में विशेषण विशेष्य का भाव है, उपमेय उपमान का संबंध है, इसीलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। फिर आपका अगला प्रश्न है प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। दिनम दिनम वा, दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम, दिनम वा दिनम। तो प्रतिदिनम का जो समास विग्रह होगा विकल्प बी दिनम दिनम प्रति। चूंकि प्रतिदिनम में जो प्रति लगा हुआ है ये प्रधान है, यानी पूर्व पद प्रधान है और अव्यय का भी काम कर रहा है, इसलिए इसमें समास कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास। इसके अन्य उदाहरण हैं यथाशक्ति, प्रतिदिन, उपगंगम इत्यादि। फिर आप सभी का प्रश्न है विद्यार्थियों निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास है, उसे आप लोगों को बताना है। हाथों हाथ, प्रत्यक्ष, आराम कुर्सी, भुजदंड, किसमें है कर्मधारय समास, तो वो है आपका विद्यार्थियों विकल्प डी भुज दंड। चूंकि भुजाएं कैसी हैं, दंड के समान मजबूत, और इसमें विशेषण और विशेष्य का भाव है। और हाथों हाथ जो आप देख रहे हैं इसमें अव्ययी भाव समास है, प्रत्यक्ष में अव्ययी भाव समास है, आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी कारक चिन्ह विभक्ति चिन्ह है, और इसमें तत्पुरुष समास है। हम सभी लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका शब्द है विद्यार्थियों सिंह द्वार, क्या इसमें प्रथम पद जो सिंह है अव्यय का भाव व्यक्त कर रहा है, नहीं। क्या इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध है, नहीं। तो आपका उत्तर कौन सा होगा, विकल्प ए तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में हमेशा उत्तर पद प्रधान होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, और इसमें विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे कि मूर्ति को बनाने वाला क्या होगा शब्द, मूर्तिकार, को का लोप हो गया। शोक से आकुल क्या होगा शब्द, शोकाकुल, से का लोप हो गया। गाय के लिए शाला क्या शब्द बनेगा, गौशाला, के लिए का लोप हो गया। इसी प्रकार है ऋण से मुक्त, सामासिक शब्द क्या बनेगा, ऋण मुक्त। हम सभी लोग
आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, नीलोत्पल शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। तो शब्द है आपका नीलोत्पल। इसका जो प्रथम पद है, क्या अव्यय का बोध करा रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या इसमें कारक चिन्ह इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है? नहीं। क्या नील और उत्पल मिलकर के अन्य पद की ओर संकेत कर रहे हैं? नहीं। तो आपका समास कौन सा होगा? विकल्प सी, कर्मधारय समास। और नीलोत्पल शब्द का विद्यार्थियों सामासिक विग्रह क्या बनेगा? नीला है जो उत्पल, तो उत्पल यहाँ जो है, उत्पल का विशेषण क्या है? नीला है। क्या है? नीला। अर्थात विशेषण और विशेष्य का संबंध है और आपका कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय को समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी कहते हैं। और अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, समस्त पद अव्यय का काम करता है। तत्पुरुष समास का पूर्व पद गौड़ होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। और बहुब्रीहि समास में ना तो प्रथम पद प्रधान होता है, ना ही अंतिम पद प्रधान होता है, बल्कि किसी तीसरे अर्थात अन्य पद की प्रधानता पाई जाती है। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, धनंजय शब्द में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। शब्द है आपका दिया गया धनंजय। तो इसमें क्या जो है तत्पुरुष समास है विद्यार्थियों? नहीं। क्या इसमें विशेषण विशेष्य का भाव है? नहीं। क्या धनंजय में प्रथम पद अव्यय का बोधक है? नहीं। तो फिर आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, बहुब्रीहि समास। क्योंकि यहाँ पर दोनों पद मिल करके किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं। और जो समस्त पद है धनंजय, वो किसका बोध करा रहा है? वो अर्जुन का बोध करा रहा है। धनंजय पद का मूल रूप से अलुक समास का उदाहरण है ये। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? उस विकल्प का आप सभी लोगों को चयन करना है। हरिशंकर, दिन दिन, धन धान्य, घर बाहर। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न ये आपके सामने आया है। आपको उत्तर बताना है किसमें द्वंद्व समास नहीं है। तो जिसमें विद्यार्थियों द्वंद्व समास नहीं है वो उदाहरण है आपका कौन सा? विकल्प बी, दिन दिन। और बाकी सब में द्वंद्व समास है। हरिशंकर, हरि और शंकर, धन धान्य, धन और धान्य, घर बाहर, घर और बाहर, यानी सब में क्या है आपका? द्वंद्व समास है। और दिन दिन का विग्रह क्या होगा? दिनम, दिनम प्रति, या दिन प्रतिदिन कह सकते हैं आप लोग। और इसमें समास कौन सा होगा? तो वो होगा दिन दिन में अव्ययी भाव समास। इसी प्रकार के और उदाहरण है अव्ययी भाव समास के, पल पल, घड़ी घड़ी, बार बार इत्यादि। और बाकी आपने द्वंद्व समास के इन उदाहरणों को देख ही लिया है। हरि और शंकर, धन और धान्य, घर और बाहर। हम सभी लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? उस विकल्प का आप लोगों को चयन करके उत्तर देना है। हरिशंकर, राजपुत्र, पीतांबर, रात दिन, किसमें है तत्पुरुष समास विद्यार्थियों? तो हम लोग देखते हैं, ऑपरेशन करते हैं इस क्वेश्चन के विकल्पों का। हरिशंकर, हरि और शंकर, इसमें द्वंद्व समास है, नहीं होगा। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, यानी इसमें बहुब्रीहि समास होगा, ये भी नहीं होगा। रात दिन, रात और दिन, इसमें द्वंद्व समास है, ये भी नहीं होगा। तो उत्तर कौन सा होगा आपका? विकल्प बी, राजपुत्र। इसका विग्रह बनेगा राजा का पुत्र, और इसमें हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, गिरधारी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। तो विद्यार्थियों, क्या गिरधारी में जो है उत्तर पद प्रधान है? नहीं।
क्या इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध है? नहीं। क्या गिरधारी का गिर प्रथम पद अव्यय का बोध कराता है? नहीं। तो समास कौन सा होगा? विकल्प डी, बहुव्रीहि समास। और इसका विग्रह जब हम करेंगे तो क्या बनेगा? गिर को धारण करने वाला, अर्थात जिसने गिर को धारण किया है, पर्वत को धारण किया है, कौन? भगवान कृष्ण, अर्थात तीसरे की ओर संकेत किया जा रहा है। इसी प्रकार आपके उदाहरण है दशानन। 10 आनन है जिसके, यानी 10 मुख किसके हैं? रावण के। पंचानन, 5 मुख हैं जिसके। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। पंकज, पंख में जिसका जन्म हुआ है। फिर हम सभी लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। आपका प्रश्न है, मनमाना में कौन सा समास होगा? विकल्प हैं आप सभी के, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो आपका शब्द है मनमाना। इसमें समास कौन सा है विद्यार्थियों? क्या मनमाना में उपमेय उपमान का भाव है? नहीं। क्या दोनों पद मिलकर के अन्य पद की प्रधानता कर रहे हैं? नहीं। क्या इसका उत्तर पद प्रधान है? नहीं। तो फिर आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प ए, अव्ययी भाव समास। और इसका विग्रह क्या होगा? मन से माना हुआ उसे कहते हैं मन माना। और जहां पर पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौड़, उत्तर पद विशेष होने के कारण प्रधान होता है, वहां तत्पुरुष समास होता है। और जिस समास में विशेषण विशेष्य का या उपमेय उपमान का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और जहां पर किसी अन्य पद की प्रधानता हो वहां बहुव्रीहि समास होता है। और जिस समास में जो है पूर्व पद की प्रधानता हो और पूर्व पद अव्यय का काम करता है उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्रम में। फिर आपका प्रश्न है, कतर ब्योंत में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो आपका शब्द है कतर ब्योंत। क्या कतर ब्योंत का प्रथम पद संख्यावाची है? नहीं, द्विगु समास तो नहीं होगा। फिर क्या जो है कतर और ब्योंत मिलकर के किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं? नहीं, बहुव्रीहि भी नहीं होगा। क्या इसमें उत्तर पद प्रधान है? नहीं, तत्पुरुष समास भी नहीं होगा। फिर आपका उत्तर निकल के आ गया विकल्प ए, द्वंद्व समास, क्योंकि यहां पर दोनों पद प्रधान है, कतर और ब्योंत। और द्वंद्व समास जो है विद्यार्थियों, इसके 3 भेद बताए गए हैं। कितने? 3 भेद, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। बहुव्रीहि समास में आप जानते ही अन्य पद की प्रधानता होती है। द्विगु समास का जो है पूर्व पद संख्यावाची होता है और तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी अंतिम पद प्रधान होता है। फिर आप सभी का प्रश्न है, कमल नयन में कौन सा समास हो सकता है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो कमल नयन में विद्यार्थियों क्या इसमें उत्तर पद प्रधान है? नहीं। क्या इसका प्रथम पद कमल संख्यावाची है? नहीं। क्या दोनों पद प्रधान है? नहीं। तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, बहुव्रीहि समास। और कमल नयन शब्द में कमल एवं नयन से विशेष और विशेषण भाव यदि प्राप्त होगा तो कर्मधारय समास होगा। लेकिन कर्मधारय समास जब विकल्प में है नहीं तो उत्तर आपका क्या होगा? बहुव्रीहि समास। यानी कमल के समान नेत्र हैं जिसके, किसके नेत्र हैं कमल के समान? भगवान प्रभु श्री राम के। तो नजदीकी उत्तर आपका क्या होगा? बहुव्रीहि समास। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, हानि लाभ में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो हानि लाभ जो आपका शब्द है, क्या हानि ये संख्यावाची है? नहीं। क्या इसका उत्तर पद प्रधान है? नहीं। क्या दोनों पद मिलकर के
अन्य तीसरे पद की प्रधानता बता रहे हैं? नहीं। तो फिर कौन सा समास होगा? विकल्प डी, द्वंद्व समास, चूंकि हानि और लाभ ये दोनों पद प्रधान हैं। और जो द्वंद्व समास होता है इसमें जो समुच्चय बोधक और या का भी प्रयोग किया जाता है। बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, द्विगु समास का पूर्व पद संख्या बोधक होता है। ये सारी पहचान है समास के लिए। आपका अगला प्रश्न है, जय पराजय शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो शब्द है आपका जय पराजय। क्या इसमें जय अव्यय बोधक है? बिल्कुल नहीं। क्या जय पराजय मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं? नहीं। क्या जय पराजय का जय संख्यावाची है? नहीं। तो फिर आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, द्वंद्व समास, चूंकि दोनों पद प्रधान हैं। इसी प्रकार आपके उदाहरण है माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, गाय बैल, गाय और बैल, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, बेटा बेटी, बेटा और बेटी, यानी दोनों पद प्रधान हैं। तो इसमें क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। यानी द्वंद्व समास में दोनों पद अपना अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का, द्वंद्व समास का, द्विगु समास का, कर्मधारय समास का। तो लंबोदर जो आपका शब्द है विद्यार्थियों, क्या इसमें दोनों पद प्रधान है लंबा उदर? नहीं। क्या लंबोदर का प्रथम पद लंबा जो है संख्यावाची है? बिल्कुल नहीं। क्या लंबोदर में जो है विशेषण विशेष्य का भाव है? नहीं। तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प ए, बहुब्रीहि समास। और इसका विग्रह क्या बनेगा? लंबा है उदर जिसका, अर्थात ना लंबा प्रधान है ना उदर प्रधान है, दोनों मिलकर के तीसरे अन्य की ओर संकेत कर रहे हैं। लंबा है उदर जिसका अर्थात भगवान गणेश का, इसीलिए यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास सही उत्तर है। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है, इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? नीलोत्पल कर्मधारय समास, दशानन बहुब्रीहि समास, राम लक्ष्मणौ अव्ययी भाव समास, दिवारात्रि द्वंद्व समास। क्या होगा विद्यार्थियों आपका सही उत्तर जो सही जोड़ा नहीं है? तो यदि आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विकल्प सी, अव्ययी भाव समास, राम लक्ष्मणौ, तो यही आपका सही उत्तर होगा। और नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, कर्मधारय समास, यानी उत्पल कैसा है? नीला, ये सही है। दशानन, 10 आनन है जिसके, यानी रावण के, बहुब्रीहि समास सही है। दिवारात्रि, दिवा और रात्रि दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास ये भी सही है। और राम लक्ष्मणों में क्या होगा? राम और लक्ष्मण, यानी कि इसमें भी आपका द्वंद्व समास ही होगा। फिर जब कोई एक खंड विशेषण या उपमा सूचक हो तो कर्मधारय समास होता है, और दो शब्द मिलकर किसी तीसरे का विशेषण बन जाए तो बहुब्रीहि समास होता है। और जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है, और जहाँ पर प्रथम पद अव्यय हो, प्रधान हो, वहाँ अव्ययी भाव समास पाया जाता है। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, आजन्म शब्द में समास है? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास। तो शब्द दिया गया है आपका आजन्म, इसमें समास कौन सा है? क्या इसमें दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे की प्रधानता बता रहे हैं? नहीं। क्या इसमें दोनों पद प्रधान है? नहीं। क्या इसमें विशेषण विशेष्य का भाव है विद्यार्थियों? नहीं। तो आपका उत्तर क्या निकल करके आएगा? विकल्प सी, अव्ययी भाव समास, चूंकि प्रथम पद जो आ है वो अव्यय का काम कर रहा है, और अव्ययी भाव समास का प्रथम पद अव्यय होता है और वही प्रधान भी होता है। इसके अन्य उदाहरण हैं यथाशक्ति, हर दिन, प्रतिदिन, उपकूल। अगले क्रम में आप सभी का प्रश्न है, तिरंगा शब्द में समास क्या हो सकता है? विकल्प दिए गए हैं, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो शब्द है आपका तिरंगा,
क्या इसमें दोनों पद प्रधान हैं? नहीं। क्या तिरंगा का प्रथम पद अव्यय बोधक है? नहीं। क्या इसमें विशेषण विशेष का भाव है? बिल्कुल नहीं। तो फिर आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, द्विगु समास, क्योंकि तिरंगा का जो 3 रंग है ये क्या है? संख्या बोधक प्रथम पद है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास होगा। और द्विगु समास वहीं पर होता है जहाँ पर पहला पद संख्यावाची होता है, जैसे कि चौराहा, पंचवटी, पंचामृत इत्यादि। इन सभी शब्दों में क्या है? प्रथम पद संख्यावाची है। फिर आपका प्रश्न है, गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। शब्द दिया गया है आपका गौशाला, और इसमें समास कौन सा होगा? क्या गौशाला में दोनों पद प्रधान है? नहीं। क्या गौशाला में विशेषण विशेष का संबंध है? नहीं। क्या गौशाला का प्रथम पद गो जो है संख्यावाची है? नहीं। तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प ए, तत्पुरुष समास। और इसका विग्रह क्या बनेगा? गाय के लिए जो शाला यानी कि घर है उसे ही कहते हैं गौशाला। और के लिए किस में आता है? संप्रदान तत्पुरुष में। फिर अगले क्रम में आपका प्रश्न है विद्यार्थियों, द्विगु समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? सही विकल्प का आप लोगों को चयन करना है। राजा रानी, पीतांबर, त्रिभुवन, भूदेव। तो किसमें है द्विगु समास? क्या राजा रानी में है? तो राजा और रानी इसमें है द्वंद्व समास, यानी यह आपका उत्तर नहीं होगा। क्या पीतांबर में है द्विगु समास? पीत है अंबर जिसका, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात भगवान विष्णु के, कृष्ण के। यहाँ तो दोनों पद मिलकर के तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, तो यानी इसमें भी नहीं होगा, अर्थात इसमें है बहुब्रीहि समास। क्या भूदेव में है? बिल्कुल नहीं। फिर आपका उत्तर क्या बचता है? विकल्प सी, त्रिभुवन। चूंकि त्रिभुवन में 3 भुवन यानी यहाँ पर संख्यावाची है प्रथम पद, इसीलिए यहाँ पर कौन सा समास होगा विद्यार्थियों? द्विगु समास। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत आने वाले प्रकरण समास से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा है। ऐसे प्रश्न जो भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं और आपकी आने वाली परीक्षाओं में भी अवश्य पूछे जाएंगे, इतना यकीन मानकर चलिए। कक्षा को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर मारिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सत्र आपको पसंद आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। यही आपका प्यार होता है हमारे लिए, जो ऊर्जा का काम करता है, और हम आपको लगातार कक्षाएं दे पाते हैं। मिलेंगे आप सभी को फिर से एक नए सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और आप सभी को पुनः जो है गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।